हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? इससे पहले जो हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हम पॉलिटी में भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ चुके हैं, उसके विदेशी स्रोत पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, मतलब कि काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। इससे तुरंत पहले जो हमने पढ़ा था वो थे हमारे विदेशी स्रोत, मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में किन किन विदेशी स्रोतों को, यानी कि किन किन देशों के संविधान से उपबंधों को जोड़ा गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले वो पढ़ना हमें भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा मूल संविधान बना था, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 है। कहने का मतलब ये, जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय उसमें सूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में 12 है। यानी समय समय पर अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूची अभी तक जोड़ दी गई हैं। ठीक है, आइए इनको पढ़ते हैं एक एक करके। इम्पोर्टेंट बातें ही शामिल की हैं मैंने इसमें। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? तो देखो, इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। मतलब कि हमारा जो संघ है, हमारा भारत एक संघ है, उसके राज्यों और संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, उनका उल्लेख है। किसमें? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची की बात पढ़ते हैं। फिर दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। जो अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको जो वेतन मिलना है, भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है, उन सभी का उल्लेख किस में है? उन सभी का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची के बाद आती है फिर हमारी तीसरी यानी तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी विभिन्न पदाधिकारी जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उस समय जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख है। किसमें? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, फिर तीसरी के बाद है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन। मतलब कि चौथी अनुसूची में अलग अलग राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है उसका वर्णन है। किसमें? चौथी अनुसूची में। ठीक है, फिर चौथी अनुसूची के बाद है हमारी पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति के प्रशासन का उल्लेख। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है? ये उल्लेख है हमारा पाँचवीं अनुसूची में। ठीक है, अब देखो, हैंड टू हैंड मैं आपको थोड़ा सा याद भी करवाता चलता हूँ। ठीक है, याद कुछ हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। देखो, ये तो क्लियर ही है कि प्रथम अनुसूची हो या संविधान का प्रथम अनुच्छेद हो, उसमें तो हमारे किसका उल्लेख होगा? हमारे संघ के राज्यों का और संघ में शामिल केंद्र शासित प्रदेश होगा। ये तो क्लियर है, ये तो कोई याद रखने करने की कोई बात ही नहीं है। तो जब प्रथम अनुसूची है तो उसमें हमारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों का ही उल्लेख रहना है। प्रथम अनुसूची हो, प्रथम अनुच्छेद हो। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई टिपिकल नहीं है। अब देखो, दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सी आपको बताता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज़ आपकी कहीं बाहर प्राइवेट जॉब लग जाती है, आपको जॉब करनी है, बोले हाँ भाई, जब तक गवर्नमेंट नहीं मिल रही मैं प्राइवेट कर लेता हूँ। तो आप जब वहाँ जॉब करने गए हैं, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे, तो जो कंपनी का एचआर होगा वो आपसे पूछता है, बोले कि पहले आप सैलरी लोगे या पहले जो हमारी कंपनी में जॉब करनी है या पहले उसकी शपथ लोगे? तो आप सोचेंगे कि यार आया हूँ, कमरे का किराया भी देना है, दिल्ली के खर्चे भी हैं, तो आप क्या लोगे? पहले आप अपना वेतन लोगे। ठीक है, तो पहले वेतन आएगा ना, तो वेतन किस में आएगा? वेतन आ गया दूसरी अनुसूची में। प्रथम को तो हटा ही दो,
प्रथम तो अनुसूची हो अनुच्छेद हो, उसमें तो हमारे संघ के राज्यों का ही उल्लेख है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बोले सर मुझे अगर वेतन मिल जाए तो अच्छा होगा। तो कहने का मतलब पहले वेतन लोगे, उसके बाद शपथ लोगे। ठीक है नहीं, पहले वेतन ले लिया, नेक्स्ट डे आप जॉब करने के लिए पहुँचते हो तो बोले हाँ आप शपथ ग्रहण करेंगे हम। तो कहने का मतलब है दूसरी अनुसूची में वेतन हो गया और तीसरी अनुसूची में क्या हो गया हमारा, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख हो गया। किसका वेतन और किसका शपथ, विभिन्न पदाधिकारी, याद होगा हैंड टू हैंड। ठीक है, फिर चतुर्थ अनुसूची की बात करते हैं। चतुर्थ अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का वर्णन है। किसका, जो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है उसका वर्णन है। ठीक है, तो देखो चतुर्थ अनुसूची, जैसे चतुर्थ अनुसूची जैसे चोर, सिंपल याद कर लो। बोले भाई जो चोर लोग हैं ये अपनी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, और ये चोर ही होते हैं कायदे में देखा जाए तो। जितने भी एमएलए एमपी आगे पहुंच जाते हैं, कोई देश के हित में तो कोई कार्य करते ही नहीं, सब बस पहले वोट मांगते हैं, एक बार जीत जाते हैं तो कुछ आगे सोचते ही नहीं। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पे हुआ है, तो ये किस में वर्णन है, यह है चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, अब पाँचवीं की बात करते हैं। देखो पाँच, कुछ हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है। पाँचवीं आप खुद याद कर लें। पाँचवीं क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख, किसमें, पाँचवीं में। 5 के बाद आती है फिर हमारी छठी अनुसूची, हैंड टू हैंड इसको भी याद करते हुए चलेंगे। देखो छठी अनुसूची में क्या है, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। यानी इन 4 राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन किस आधार पे होगा, उस सब का उल्लेख किस में है, उसका उल्लेख है छठी अनुसूची में। ठीक है, तो इसको भी याद करने की ट्रिक लेते हैं। इसको याद करने की क्या ट्रिक है भाई, छठी अनुसूची में क्या है हमारा, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को उल्लेख। तो सिंपल लिख लो छठी अनुसूची के आगे देखो AMTM, छठी अनुसूची AMTM मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को उल्लेख। छठी अनुसूची AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे आते हैं। हमारी अगली अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। मतलब कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ हैं उनके बंटवारे का उल्लेख किया गया है। किसमें, 7वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, मतलब कि इसके अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। वो 3 सूचियाँ कौन कौन सी वो देखते हैं। देखो ये जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ये सिंपली याद करने के लिए है, ये वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को जब दूसरी चीज़ों से जोड़ के याद कर लेते हैं तो उन्हें आने वाले समय में रिकॉल करने में हमें आसानी रहती है। ठीक है, अब देखो जैसे 7वीं अनुसूची की बात है। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं हमारी। 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं हमारी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो संघ सूची में क्या है, संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची का मतलब वो है इसके अंतर्गत ऐसे विषय हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार संघ का होता है। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का होता है, वो विषय किस सूची में आते हैं, वो आते हैं संघ सूची में। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे और वर्तमान में 3 विषयों की और बढ़ोतरी हो गई है और वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची के बाद है फिर राज्य सूची। राज्य सूची क्या है, राज्य सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। ठीक है, जैसे संघ की बात करें, जैसे रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे, इस पे कानून केवल, चाहे वो यूपी में चल रही है चाहे मध्य प्रदेश में चल रही है, कानून केवल संघ ही बनाएगा। और राज्य की बात करते हैं, जैसे इसके अंतर्गत ऐसे सारे विषय होंगे जिन पर
राज्य ही कानून बनाएगा। जैसे हमारा पंचायती राज सिस्टम हो गया, जब चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। तो जो मूल संविधान बना था, उस मूल संविधान में इसके अंतर्गत 66 विषय शामिल किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। क्योंकि ऐसे कुछ विषय मतलब कि जिन पर बाद में दिक्कत पड़ी, उनको राज्य सूची से निकालकर कुछ विषय तो संवर्धित सूची के अंतर डाल दिए गए, कुछ विषय आपके संघ सूची के अंतर्गत डाल दिए गए। जैसे शिक्षा है, शिक्षा को बाद में संवर्धित सूची में डाला गया था, ठीक है। तो इसलिए पहले 66 थे, वर्तमान में इसके 61 हो गए हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा संवर्धित सूची। देखो, समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिस पर कानून दोनों संघ और राज्य दोनों मिलकर आपस में बैठकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। वे सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? वे विषय आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। देखो, इसके अंतर्गत कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई समानता की बात आती है तो उस समय केंद्र के कानून को माना जाएगा, या वरीयता देने की बात आती है तो वरीयता क्रम में पहले केंद्र को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। फिर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार ने जो कानून बना रखा है वो तब तक चलेगा जब तक कि केंद्र सरकार का कानून नहीं बनेगा। एक बार केंद्र सरकार का कानून बन गया तो राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 47 विषय थे, पर वर्तमान में 52 है। जो हमारा मूल संविधान बना था उस समय इसके अंतर्गत 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 5 विषयों की बढ़ोतरी हो चुकी है। और कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, ठीक है। तो ये हमारे 7वीं अनुसूची की बात आ गई है। देखो, इसे भी याद करवा देते हैं आपको हैंड टू हैंड, नो एनी प्रॉब्लम। देखो, से 7वीं और से सूची, से 7वीं से सूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। ये मैंने आपको बताई थी कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और संवर्धित सूची क्या है, ठीक है। से 7 से सूची कभी नहीं भूलेंगे। आइए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद है फिर हमारी 8वीं अनुसूची। देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है। देखो भी आते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। किधर गए भी आप? ये रहे, सेट कर लेते हैं इसको। देखो, 8वीं अनुसूची में क्या है हमारा, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब कि जो हमारे संविधान के अंतर्गत भाषा शामिल की गई हैं, उन भाषाओं को किस में उल्लेखित किया गया है? उन्हें उल्लेखित किया गया 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं इसमें। फिर देखो, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, यानी कि जब हमारा संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें 8 भाषाओं की बढ़ोतरी हो चुकी है, और वर्तमान में इसमें कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। देखते हैं, देखो, परंतु 1900 देखो, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तथा 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया, तथा वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मूल संविधान में 14 थी, 22 कैसे हुई? 1967 में एक संविधान संशोधन होता है, क्या नंबर था उसका? 21वां, उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया। फिर 1992 में एक अन्य संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया। फिर 2003 में एक अन्य संविधान संशोधन होता, कौन सा? 92वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हो गई? इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, ये बिल्कुल ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या पूछ लेगा
सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया? यह सिंपल, बोले भाई 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया। यह संविधान संशोधन निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिए और उन्हें कराऊंगा भी। हर एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स करते रहेंगे। जैसे वर्तमान में मैंने अभी आपको संविधान के इतिहास के क्वेश्चंस कराए हैं, फिर उसके आने अगले क्वेश्चंस में आपको हो सकता है अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में हैंड टू हैंड दे दूंगा। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में आपको सारे जितने भी हमारे PDF है सब मिल जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये 8वीं अनुसूची की बात होगी। फिर 8वीं अनुसूची के बाद बात होती है हमारी 9वीं अनुसूची की। ठीक है, जो हमारी 9वीं अनुसूची है इसको हमारे संविधान में जो बाद में एक संविधान संशोधन होता उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में कौन सा होता? 1951 में एक संविधान संशोधन हुआ था प्रथम। देखो, इस अनुसूची को 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। किसका? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब कि जो संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता है, सपोज जैसे कहीं को कोई सड़क ही निकल रही है तो सरकार को संपत्ति अधिग्रहण करनी पड़ेगी, तभी भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो सड़क का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, कोई किसान है वो तो ये बोल रहा जी मैं तो नहीं दे रहा। तो इन सब बातों का उल्लेख किस में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ये हमारी 9वीं अनुसूची हो गई है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस द्वारा? प्रथम द्वारा। ठीक है, अब देखो इसको भी याद कर लेंगे। न से नो और वे न से नियम, सीधा याद कर लेंगे। न से नो और न से नियम, बोले भी किस चीज़ का नियम? बोले संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का नियम, ये विधियों का उल्लेख। न से नो, न से नियम, याद होगी सिंपल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 1985 में हुई 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। मतलब कि 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इस अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। सिंपल, ठीक है, नहीं याद हो जाएगा ना। देखो इसको भी याद कर लेते हैं। द से 10, द से दल बदल, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, अगली अनुसूची पर आते हैं। अगली अनुसूची है हमारी 11वीं अनुसूची। देखो भी, इस अनुसूची को 1993 में हुए 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। मतलब कि 11वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए, मतलब कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसके तहत उसके कार्य करने के जो 29 नियम बनाए गए थे या 29 विषय थे उनको जोड़ा गया। किस में? 11वीं अनुसूची में। बिल्कुल, इसे भी हैंड टू हैंड याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, ग से 11, ग से ग्राम पंचायत, सिंपल, ग से 11, ग से ग्राम पंचायत, तो इसको भी कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद फिर हम आगे आते हैं 12वीं अनुसूची। देखो भी, इस अनुसूची को 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 1993 में हुआ 74वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। देखो भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करने के लिए विषय प्रदान किए गए उनको किस में शामिल किया गया? 11वीं में। तो ऐसी विषय शहरी संस्थाओं के कार्य करने के विषय होंगे। तो शहरी संस्थाओं के कार्य करने के विषय को किस अनुसूची में शामिल किया गया? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने सारी अनुसूची बहुत ही सिंपल तरीके से ख़त्म कर ली है। अब हम
इससे अगले वीडियो में देसी रियासतों का भारत में विलय यहाँ से आरंभ करेंगे और हो सकता है अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। जो हम पढ़ रहे हैं उनके हैंड टू हैंड क्वेश्चंस करेंगे, तभी क्लियर होने वाला। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ पॉलिटी की, और उस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स को शामिल करूँगा। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठे ही आराम से पढ़ते रहिए, नोट्स मेंटेन करते रहिए, क्योंकि ये सारा डाटा जो आपको सिलेक्शन एकेडमी की तरफ से मिल रहा है, आप एक बार पढ़ने के बाद किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो खुद समझ जाएंगे। और वैसे इधर उधर से पढ़ा भी होगा तो आपको लग भी रहा होगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।